पाकिस्तान के किसी भी शहरी को कहीं किसी भी जगह के ऊपर आने जाने की आज़ादी देता है। आइन का आर्टिकल 16 जो है वो आपको राइट टू असेंबल देता है, आप किसी भी जगह के ऊपर जो है वो जमा हो सकते हैं। आइन का आर्टिकल 4 जो है वो आपकी लिबर्टी को इंश्योर करता है, आपकी आज़ादी को जो है वो इंश्योर करता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई और आपने देखा कि जिस तरीके से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और एक्सपायर्ड आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके आपकी सेहत के ऊपर बड़े मुज़र असरात हो सकते हैं, उन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए रबड़ की गोलियां चलाई गई, लोगों को गिरफ़्तारियाँ, चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया। और मियां महमूद रशीद हमारे अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं पिछली, जब हमारी नून लीग की हुकूमत थी उसमें। इस बार जो है वो सूबाई वज़ीर वहाँ पे हमज़ा शहबाज ने ज़ाती इंतकामी कार्रवाई का निशाना उन्हें बनाया कि 70 साल का मियाँ साहब की उम्र है और अदालती हुक्म के बावजूद जो है वो उनको रिहा नहीं किया जा रहा था। और आज फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की जो है वो समाअत की, जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की, डीसी की सरजरश भी की है और कारकुनों की जो रिहाई है उसको मेक श्योर करवाया है कि वो रिहा उनको किया जाए। लेकिन एक तरफ तो हुकूमत जो है वो हमारे कारकुनान के ऊपर अपनी ताकत का ज़ोर चला रही थी, रियासती मशीनरी के ज़रिए जो है वो अपनी रियासती गर्दी का मुजाहरा उन्होंने किया। दूसरी जानिब आपने देखा कि उसी की आड़ के अंदर कल रात जो है वो 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत भी जो हैं वो महंगी करके महंगाई का बम जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर गिरा दिया। और अब अपने ही अल्फाज जो हैं वो इनके आड़े आए हुए हैं कि मरियम सफदर ने चंद दिन कबल एक तकरीर में उन्होंने कहा कि हम ये बोझ जो है वो उठाना नहीं चाहते, ये बोझ है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये बोझ आपने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क्यों डाल दिया? आप तो पेट्रोल को 75 रुपये लीटर करने आए थे। तो फिर इससे ये बात साबित होती है कि 3 साढ़े 3 साल जितना इनका प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने महंगाई कर दी, अब तो आप आ गए ना हुकूमत में। अब कौन महंगाई कर रहा है? अब आप ही के अल्फाज हैं, पेट्रोल महंगा होता है सब्ज़ी महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा होता है ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा होता है तो शाय खुर्दो नोश महंगी हो जाती हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ तो 3 रुपये 5 रुपये इजाफ़ा होता था तो पूरा शोर मच जाता था, तूफ़ान आ जाता था। आपने तो इकट्ठा 20% कीमतें बढ़ा दी, 30 रुपये जो है वो इजाफ़ा किया। और इमरान खान तो जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को कम उन्होंने किया। लेकिन इसके कंपैरिजन में देखना बड़ा ज़रूरी है कि हम हक़ाइक़ बताएं, सच बताएं कि आज अगर आलमी कीमतों की वजह से इजाफ़ा हो रहा है तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई इमरान खान की ख्वाहिश नहीं होती थी। हमने तो 400-450 अरब रुपए के टैक्सेस सेक्रीफाइस किए, जो हुकूमती आमदन होती है जिससे अखराजात हुकूमत अपने पूरे करती है। पेट्रोलियम लेवी को हमने कम किया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार सेल्स टैक्स 17% से ज़ीरो के ऊपर आया। सिर्फ आवाम को रिलीफ फराहम करना जो है वो हमारा मुतमन्ना नज़र उसके अंदर शामिल था। लेकिन अब अगर आलमी कीमतों की वजह से बढ़ रही हैं तो पहले भी आलमी कीमतों की वजह से बढ़ती थी। तो उसके ऊपर ये जो झूठ बोलते रहे, मेरा ये मुतालबा है कि अब सामने आएँ, उन्हीं चेहरों के साथ, उन्हीं ज़ुबानों के साथ अब छुपे ना, पहले आके माफ़ी मांगें कि आप झूठा प्रोपेगेंडा करते रहें और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो गुमराह करते रहें। दूसरी जानिब अभी तक जो है वो शहबाज शरीफ के कपड़ों की कोई ख़रीदार जो है वो सामने नहीं आया। हो सकता है कोई मखसूस चपड़ासी ये कपड़े ख़रीद ले, हो सकता है कि कोई पापड़ वाला, कोई फलूदे वाला ये कपड़े ख़रीद ले, क्योंकि वो कपड़े बिक नहीं पा रहे और आटा जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपये में बिक रहा है, जो हमारे दौरे हुकूमत में 1100 रुपये में बिक रहा था। और यूटिलिटी स्टोर्स जो कि बनाए ही पाकिस्तान की गरीब आम आदमी के लिए, वहाँ भी जो है वो आटा महंगा करने का बम भी गिरा दिया गया है। यानी पहला पेट्रोल बम गिराया गया, उसी के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे की कीमतों में 20 किलो आटे की कीमत में
180 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब वो कहाँ के, वो नून लीग की सारी ब्रिगेड, गालम गोलोच ब्रिगेड जो कहती थी हम आएंगे, हम तो आटा 35 रुपये किलो करेंगे। आटा 35 रुपये किलो तो नहीं हुआ, लेकिन 800 रुपये का जो थैला था 20 किलो आटे का, वो आज 980 रुपये का हो गया है। और शहबाज शरीफ ने कपड़े बेच के जो है वो आटा सस्ता करना था, तो वो कपड़े जो है वो अभी तक बिके नहीं हैं, क्योंकि वो कपड़े बेचने का मामला नहीं था, वो इनकी हमेशा की तरह की जो है वो सियासी शोबाजियाँ थीं। अमली तौर के ऊपर आवाम के ऊपर ये हुकूमत बोझ डालती जा रही है, बोझ के अंदर जो है वो इजाफ़ा अपना करते जा रहे हैं। उसी की आड़ के अंदर इस सारे सिनेरियो में जो ये वारदात डालने आए वो किसी से जो है वो ढकी छुपी नहीं है। इसी दौरान इन्होंने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान को तैनात कर दिया। यानी ये शरीफ ख़ानदान की हमेशा की तरह एक इनकी हिस्ट्री है कि ये जो मैच खेलते हैं उस मैच में अंपायर साथ मिला के मैच खेलते हैं। अब आप देखें कि 16 अरब के केस में शहबाज शरीफ मुलज़िम है, FIA के, मनी लॉन्ड्रिंग के। अब शहबाज शरीफ मुलज़िम भी हैं, लेकिन मुलज़िम होने के नाते ये इख्तियार भी उन्होंने ख़ुद हासिल कर लिया है कि वो प्रोसिक्यूटर भी वही लगा रहे हैं जिसने केस उनके ख़िलाफ़ साबित करना है। तो वो केस उनके ख़िलाफ़ क्या साबित करेगा? जिसको प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाया है, वो उनके घर का बंदा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर नोटिस ले लेती है, उसके ऊपर ये कहती है कि आपको इन केसेस के ऊपर असरअंदाज नहीं होने दिया जा सकता, फ़ौजदारी मुकदमात में चाहे आप वज़ीर हैं, वफाकी हुकूमत हैं, आपके केसेस उसी तरीके से चलेंगे, तो फिर आप वकला के ज़रिए जो है वो बेंच के ऊपर अटैक करवाते हैं। और ये आपका वतीरा रहा है, कभी आप फ़िज़िकल असॉल्ट करते हैं, कभी आप जजेस के नाम लेके तौहीन करते हैं। उसकी मिसालें मौजूद हैं। नून लीग की अपनी पार्टी में बहुत सारे लोग इन्होंने नाअहल करवाए, सोची समझी साजिश के तहत कराए। मरियम क्या ज़ुबान इस्तेमाल करती रही, वो तमाम मामलात इनके अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कहाँ कहाँ अंपायर साथ मिला लिए हैं इन्होंने FIA में अपना अंपायर खड़ा कर दिया जहाँ इनका अपना केस है। दूसरी जानब जहाँ पार्लियामेंट में कानून साजी होनी है, वहाँ पर जो लोटों का चीफ है राजा रियाज, जिसका नाम भी लें तो ज़ुबान गंदी हो जाती है, तो वो लोटों के चीफ को जो है उन्होंने बना दिया है पकड़ के अपोजिशन लीडर। अब ये मुझे बताएं कि जो लोटों का चीफ है, यानी एक तरफ शहबाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ वो लोटों का चीफ अपोजिशन लीडर है जिसने शहबाज शरीफ से ही टिकट लेना है अगला इलेक्शन लड़ने का, और वो टीवी के ऊपर आके तस्लीम भी कर रहा है कि वो तो मैंने 2023 में लेना है, अभी तो मैं अपोजिशन लीडर हूँ। ये क्या मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ आप लोगों ने? ये कोई पाकिस्तान के अंदर कोई फिक्शन या कोई अफसाना नहीं है पाकिस्तान का मुल्क को चलाना। ये कोई अफसानवी ड्रामा नहीं चल रहा। इसके असरात पाकिस्तान की जमहूरी अमल के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर देर पा आ रहे हैं। और जो 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगा दिए इन्होंने इसी वारदात के अंदर, वो इनके अपने घर के लोग लगा दिए। अब पहले ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात मौजूद हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। दूसरी जानिब 2 मेंबरान ऐसे लगा दिए गए हैं जो बिल्कुल इनके ज़ाती बंदे हैं, जो इनके घर के बंदे हैं। तो आप मुझे बताएं, अंदाज़ा करें कि ये माफिया कैसे ऑपरेट करता है। और ये माफिया आप ढका छुपा ऑपरेट नहीं कर रहा, खुल के ऑपरेट कर रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो नैब में तरामीमी बिल ले आए, जो पहले इन्होंने कोशिश की थी फैटफ के बिल के ऊपर लेने के ऊपर। इसका मतलब ये है कि नैब के इदारे को बंद कर दें, जिसने चोरी की है उसकी चोरी पे पर्दा डाल जाए, और नैब के ऊपर तरामीम वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर ख़ुद के केसेस हैं। आप तरामीम उस वक्त करते जब आपके केसेस ख़त्म हो चुके होते, अदालतों से जाकर आप अपने केसेस को फारिग करवा लें। ये आम हालत में जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तब इन्होंने केसेस नहीं चलने दिए। लाहौर का एक साबिक चीफ जस्टिस है, वो नैब अदालत में जहाँ पर शहबाज शरीफ का 7.5 अरब का TT का केस था, उसके जज को ही ट्रांसफ़र कर गया, अदालतें ही ख़त्म कर दी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, कहा कि जनाब नैब कहीं और अदालतें लेके जाए।
वो अदालतें शिफ्ट करनी, नया उसको नए जज को तैनात करना, 6 महीने उसी में गुजर गए। 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी थी FIA के केस में, आज 26 में ही है, आपके सामने है। कभी कमर में दर्द है, कभी शहबाज शरीफ लंदन में है, तो कभी उन्होंने हलफ उठाना है, तो कभी उनका वकील बीमार है, कभी कोई नई दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, कभी प्रोसिक्यूटर बदल दिया जाता है, कभी लिख के दे देते हैं कि हम केस आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये वो माफिया अपना NRO 2 को आगे बढ़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन में भी अपने अंपायर इन्होंने बिठा दिए। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या को साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवा सकता है? या नैब को जिस तरीके से कानून कर ला कर टूथलेस कर दिया गया है, तो नैब कोई इनकी चोरी जो है वो पकड़ सकता है? तो लिहाजा ये पूरे जो सिस्टम इन्होंने कायम किया है, इस माफिया ने जो अपना नेक्सस बनाया है, इस नेक्सस के ऊपर अब ऑपरेशन क्लीन अप की ज़रूरत है। और पूरी कौम इस वजह से इमरान खान के साथ है कि लोगों को पता है कि ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, इदारों को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आवाम के ऊपर महंगाई का मनोबोझ जो है वो इन्होंने डाल दिया, मुल्क की मैशियत को बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर लेके चले गए, और उसके बाद जो है फिर भी हट धर्मी के साथ जो है वो इक़्तिदार के साथ चिपके हुए हैं। जिस इक़्तिदार के अंदर इनको आसिफ अली जरदारी, जिसमें इनको फजलुर रहमान, जिसमें उसके साथ इनको जो छोटी जमातें बाकी जितनी हैं उनका बोझ भी इनको उठाना है। तो 80 सीटों वाली जमात का जो है वो वज़ीर आज़म एक बैसाखियों वाली हुकूमत के ऊपर कायम है, जहाँ पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है तो 13 लोगों को साथ बिठा के करनी पड़ती है। अगर किसी दौरे के ऊपर जाना है वज़ीर आज़म ने, तो उसने उन सबको साथ लेके जाना है, क्योंकि ये हुकूमत करने तो आए नहीं हैं, ये तो सबको जो है वो सैर सपाटे कराने आए हैं। और जैसे ही हमारी हुकूमत गई है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है वो देगे भी आ गई हैं, बिरयानियाँ भी वापस आ गई हैं, कौरमे भी वापस आ गए हैं, और जो है वो दम पुख्त भी बनने शुरू हो गए हैं। आज भी ज़ियाफ़त उड़ाई जा रही है। चेक करें बिलावल के साथ कितने लोग जो हैं वो दौरा करने गए हैं वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर। चेक करें कि कादिर पटेल कहाँ पर दौरा कर रहे हैं, और इनके वज़रा कहाँ कहाँ दौरे कर रहे हैं, किन किन होटलों के अंदर ठहर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान को कहते हैं मुश्किलात हैं, हमारी मैशियत को मुश्किलात का सामना है, तो उसके ऊपर इनको ये शर्म आनी चाहिए जिस किस्म का काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ IMF से चंद अरब डॉलर लेने के लिए IMF के मिन्नत, समाजत, खुशामद पाँव पकड़ रहे हैं, लेकिन जो 30 अरब डॉलर से ज़ायद सालाना 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को भेज रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि IMF की तो सारी खुशामदें करने को तैयार है, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट नहीं दिया जा सकता, ये उनका हक नहीं है। अब आप मैनिपुलेट करते हैं, कभी कहते हैं जी 2 सीटें दे देते हैं, कभी 3 सीटें दे देते हैं, ताकि सारे वोट जो है वो उधर डाल लें। ये तो बेसिक आइनी इख्तियार के ही ख़िलाफ़ है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो है वो वोटिंग राइट दी जाए, उसके लिए कानून साजी की जाए। हमने उसके लिए कानून साजी की, EVM का इन्होंने ख़ात्मा किया, क्योंकि ये ठप्पा माफिया चाहते हैं कि वो ठप्पा सिस्टम बरकरार रहे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है इन तमाम सूरत हाल के दौरान नए इंतखाबात की तरफ फौरी जाए, और नए इंतखाबात से अवाम से नया मैंडेट लेकर नई ताकतवर हुकूमत आए, जिसके पास अवाम का मैंडेट मौजूद हो। ये ना हो कि आप कठपुतलियों के ज़रिए, ज़मीर फरोशों के ज़रिए एक हुकूमत बना के बैठ जाएं। और हमें तो इनकी हटदर्मी और डटाई तो नज़र आ रही है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्म आ जाता है। झूठ को शर्म आ जाती है, इनको शर्म नहीं आती कि कल असम्बली के फ्लोर पे कह रहे हैं क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि हमने तो किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, हमने तो किसी की दीवारें नहीं फैलांगी। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के क्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये किसी कंबोडिया के क्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और वहाँ की असम्बली से ख़िताब कर रहे थे। यहाँ पर तो आपके कैमरों ने देखा जो इन्होंने आइन की और बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। तो लिहाजा फ़ौरी इंतखाबात की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है। 6 दिन का इमरान खान साहब ने इनको अल्टीमेटम दिया और बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। आप ये देखें, यहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहे, वायलेंस होता रहा, चंद हज़ार लोग वायलेंस करते थे आके,
हमारे कारकुनान ने जुल्म बर्दाश्त किया, बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, आंसू गैस बर्दाश्त की, बच्चों पर आंसू गैस की गई, ख़वातीन के ऊपर आंसू गैस की गई, सब कुछ हुआ। लेकिन हमने जवाब में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की आवाम के आमने सामने आके खड़े हो जाएं। वरना सूरत हाल जो है वो श्रीलंका की तरफ भी जा सकती थी। और जब इस किस्म का काम किया जा रहा होता है तो फिर एक हल्की सी चंगारी जो है वो पूरे घर को जो है वो आग लगा देती है। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी का सबूत पेश किया, और कोई इसको हमारी कमज़ोरी ना समझे। ये मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। पूरी कौम ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम जो है जब अपने कॉज के लिए निकलती है तो उसके अंदर बर्दाश्त का मादा भी मौजूद है, उनके अंदर कमिटमेंट भी है, उनके अज़ाइम भी पुख्ता हैं, और हक़ और सच की ये लड़ाई है जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम जो है कोशिश कर रही है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और फौरी मुल्क को इंतखाबात की तरफ जो है वो लेकर जाएँ। इसके अलावा जो है कोई और रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है। जी। अच्छा फरूख साहब, ये बताइएगा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में बड़े आइन गिनवाया कि आइन का ये आर्टिकल, आइन का ये आर्टिकल आपको हक देता है एहतजाज के, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहीं पर आइन ये भी कहता है कि आप एहतजाज करें तो हम लोग, लेकिन जो इस्लामाबाद में हुआ, डी चौक पर हुआ, आपने देखे जो वायलेंस वहाँ पर नज़र आया, तो क्या कहते हैं ये, फिर इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आइन खामोश होगा? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त किया। वायलेंस नज़र आया, लेकिन वो वायलेंस जो है वो रियासत की तरफ से नज़र आया। वो वायलेंस जो है वो स्टेट की जानिब से, जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसकी जानिब से वो वायलेंस नज़र आया। और वो वायलेंस जो है वो बिल्कुल खुलेआम जो है वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। उसके अलावा अगर आपको किसी जगह पे वायलेंस नज़र आया हो तो मुझे बता दें। और जो प्राइवेट जो इनके कालादम तंजीमों के जो लोग थे जिनका ताल्लुक़ राना सना से है, वो लाहौर में आपने देखा होगा कि सिविल कपड़ों के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ रहे हैं, उसके साथ सिविलियन की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये तमाम चीज़ें इन्होंने की। एक तो ये बता दें कि आपने बात की गिरफ्तारियों के हवाले से, जो आपकी लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दिया उसमें बाकी लोगों कहाँ पे है। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की तो तकर्री के हवाले से, तो जब आप लोग वहाँ पे नहीं होंगे असम्बली के अंदर, लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी मर्जी का होगा, कल को और भी कानून साजी भी होगी, तकर्रियाँ भी आम होनी है। तो आप समझते हैं कि इसमें ज़रूरत है आप लोगों को कि आप ये इस तरह के मामलों को हटाने के लिए आप अपने तौर पर असम्बलियों में जाएं, ताकि जो अहम तकर्रियाँ इस मुल्क के लिए हुई हैं उनमें आपका रोल हो? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है। मामला ये है कि हम इन असम्बलियों में इस वजह से नहीं बैठ रहे कि इन असम्बलियों को तो इन्होंने बिल्कुल गदला कर दिया, डिसफंक्शनल कर दिया। यहाँ से जो होने वाली कानून साजी है, उस कानून साजी की कोई अहमियत नहीं, और इस कानून साजी को जो आइंदा हुकूमत आएगी अवाम से मैंडेट लेकर उसको देखना पड़ेगा। इवन जो ये तकर्रियाँ कर रहे हैं उन तकर्रियों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर इनकी मेलाफाइड अटेंशन जो है, इंटेंशन मेलाफाइड मौजूद है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता इसमें कोई जान है। इसी वजह से हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि फौरी इंतखाबात करवाएँ और मज़ीद पाकिस्तान के कानून का, आइन का मजाक ना बनाएं। ये बता दीजिए कि इमरान खान ने अचानक वहाँ से लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान क्यों किया? क्या कोई वाकई ट्रैप वाली दोबारा कॉल आ गई थी, या नंबर्स बहुत थोड़े थे जो आप लोग बराबर कर रहे थे? नहीं, देखें, नंबर्स मैटर नहीं करते, नंबर्स का कोई मामला नहीं है। नंबर्स तो हमने, अब नंबर्स का जो हमसे सवाल करता है तो वो मैं समझता हूँ कि शायद अभी भी उसको शायद मालूम नहीं है। सिर्फ मामला ये है कि अगर हम डंडा या पत्थर अपने हाथ में उठा लेते तो फिर आप देखते कि मामलात किस तरफ चले जाते, और फिर ना ये पुलिस नज़र आती, ना उनका खूनी वज़ीर दाखिला नज़र आता। लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों से जो है वो गुरेज़ किया। हमने पब्लिक के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी को हवा नहीं दी। तो लिहाजा जो ये लोग कह रहे थे ये खूनी मार्च है, ये पाकिस्तान में वायलेंस करने आए हैं, ये हमने अपने कंडक्ट से साबित किया। और जो खान साहब ने जो सिट इन को कॉल ऑफ करने का कहा, वो एक अल्टीमेटम दिया, इनको जो है वो एक टाइम स्पेस फराहम की है। ऐसा नहीं है
कि हम जो है वो वापस नहीं आ सकते। हम वापस भी आएंगे, पूरी शद्दो मदद के साथ फिर वापस आएंगे, पूरी तैयारी के साथ वापस आएंगे। और इस बार जो है इनके तमाम हथकंडे भी आपको जो है वो नाकाम नज़र आएंगे। फरूक साहब ये बताइएगा कि आपकी जमात के जो सीनियर कायदीन हैं उनकी बैकडोर राब्ते चल रहे हैं हुकूमत के साथ भी और मुक़्तदर हलकों के साथ भी, तो इंतखाबात की जो आपकी डिमांड है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तब्दीली का मुतालबा है, क्या उस मुतालबे पर हुकूमत मान गई है? देखें, हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं, हमारे बड़े फ्रंट डोर और ओपन डोर राब्ते हैं। ओपन डोर बात होती है, जो हम बात कर रहे हैं किसी ढकी छुपी नहीं है। और हमने ओपनली अपने मुतालबात रखे हैं सामने, और उन मुतालबात के ऊपर जो है वो इनको आना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो कोई और रास्ता नहीं है। और अगर ये नहीं आएंगे तो फिर फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम करेगी। इनको हम कह रहे हैं कि आप के पास जो है वो एक टाइम स्पेस मौजूद है, जिसको बड़े, मैं अगर एक मुनासिब अल्फाज में बात करूं तो इज़्ज़त से जो है वो फ़ैसला कर लें। हालात को जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ना लेके जाएं। जी अजीज़ साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है पॉलिटिकल जदोजहद से बनने वाली जमात, जिस दिन पार्टी बनी उस दिन से आज तक सियासी जदोजहद में थे, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग में अपोजिशन का कोई ना कोई एक ऐसी साइड होगी जिससे आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। आपके पास बड़ी वसी और बड़ी एबल लीडरशिप मौजूद है, तो इसमें कोई आपने जिस तरह आपने बताया कि हम फ्रंट सारी बातें कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट तो फ्रंट लेवल पे तो मुज़ाकरात का अमल भी शुरू करें। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा, मुज़ाकरात तो उसी वक्त होते हैं जब मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की कोई, आप समझ लें कि कोई हकीकत हो, उसके अंदर कोई दिलचस्पी हो। अगर वो ये सिर्फ यही समझते हैं कि नहीं, हम जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनी है, ये इत्तेहादी हुकूमत जो चाहेगी वही होगा, तो वो फिर नामुमकिन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीछे पाकिस्तान की आवाम भी खड़ी है। आप पाकिस्तान की आवाम को, उनकी ख्वाहिशात को, पाकिस्तान की आवाम की सोच को, उसको रद्द नहीं कर सकते। आज आप अपना कैमरा लेके निकल जाएं, अपनी मर्ज़ी की सड़क पे चले जाएं, अपनी मर्ज़ी के बाज़ार में चले जाएं, आप लोगों के व्यूज़ ले लें कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो छांगा मांगा वाली असम्बली है, इसकी हैसियत क्या है और पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। और ये जितना लंबा कर रहे हैं, और जब भी इंतखाबात होंगे फिर उस इंतखाबात के अंदर आवाम का रद्द-ए-अमल भी नज़र आएगा। काशिफ साहब, पंजाब असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान में जो आपने सूबाई असम्बली मौजूद है, इनके मुस्ताफी होने की भी कोई बातचीत चल रही है या नहीं? नंबर 2, ये फरमाइएगा कि कुछ खबरें ऐसी हैं कंफर्म नहीं है कि फवाद साहब का भी नाम चल रहा है चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए, इसके हवाले से क्या कहें? देखिए, बात ये है कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो क्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, अगर मुल्क के अंदर जो है वो 24 वज़ीर ऐसे हों जिनके ऊपर सीवियर केसेस हों और वो ज़मानतों में हों, उनके केसेस अंडर ट्रायल हों, वो वज़ीर बन सकते हैं इस रजीम के अंदर, तो मुझे आप बताएं, जहाँ पर 22 कत्ल करके 14 लोगों को मॉडल टाउन में मार के हाक नवाज़ को फैसलाबाद शहीद कर सके खूनी वज़ीर दाखिला बन सकता है, तो मुझे आप बताएं वहाँ पर फवाद हसन फवाद तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो इनसे आप इस किस्म के फ़ैसले एक्सपेक्ट करें आप इनसे कि ये ऐसे ही फ़ैसले करेंगे। मैंने आपको कहा कि इन्होंने हर जगह के ऊपर अपने अंपायर खड़े करने हैं, तो ये चाहते हैं कि वो जो 90 की दहाई की सियासत थी जिसमें सब कुछ अच्छा चल जाता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था, ये आज भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर बैठे हैं। यही वजह है कि आवाम का जो गुस्सा है, आवाम का जो सोच है, वो दिन ब दिन जो है वो इनके ख़िलाफ़ होती जा रही है। आपने तो बहुत ही अच्छे अंदाज में सब कुछ आपने डिलीवर किया कि मार्च आप लिखते हैं। कल मैंने खुद देखा कि मैंने 24 घंटे को कवरेज करता रहा इस मार्च की, PTV में कवर करता हूँ। हमारे पेशावर के किस्म जी को वहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया गया। हमारे पेशावर के जो न्यूज़ के रिपोर्टर है कि मैं उनको मारा गया। कल यहाँ पर जो है समन न्यूज़ के जो DCG को नुकसान पहुँचाया, दैनिक न्यूज़ को नुकसान पहुँचाया गया। मैं कल जीवन दे रहा था, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी गई, मुझे धक्के दिए गए। 24 न्यूज़ के गौहर महसूद भाई को धक्के दिए गए, गालियाँ दी गई। एक इंटरनेशनल टीवी चैनल की रिपोर्टर थी, उनको भी धक्के दिए गए, उनको भी जो है उनके साथ बदतमीजी की गई। तो आप अपने मार्च में या अपने धरनों में आप मीडिया वर्ग को क्यों घसीट रहे हैं? अगर
आपने जी आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं आप ओपनली जो है वो मीडिया के माइक मौजूद है, सब मौजूद हैं, मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ, इसको डिस्करेज भी करता हूँ। जी सुन लें, ये आपका एक अपना व्यू हो सकता है, सुन तो लेना, ये आपका एक अपना व्यू हो सकता है, लेकिन आप ये भी देख लें कि यहाँ पर तो जो है वो अब सहाफ़ियों को अपने चैनल से रिज़ाइन भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर तो जो है वो FIRें भी दर्ज की जा रही हैं, यहाँ पर तो जो है वो FIA के केसेस भी बनाए जा रहे हैं और जाकर उनको ज़मानतें लेना पड़ रही हैं। अगर किसी जगह के ऊपर कोई इंडिविजुअल इंफरादी को फेल होता है किसी सतह के ऊपर, तो वो ना पार्टी पॉलिसी है, ना पार्टी के मीडिया सेल की पॉलिसी है। हमने हमेशा जो है वो फैसिलिटेट किया है, हमने तनकीद हमेशा जो है वो बड़े खुले दिल के साथ बर्दाश्त की है, और अगर इख्तलाफ भी किया है तो इख्तलाफ करने का भी एक तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है। अगर आपके साथ हुआ है, किसी और साथी के साथ हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम उसको बिल्कुल उसका जायज़ा लेंगे, और अगर कोई ऐसे लोग हैं उनका हम मुहासबा भी करेंगे। सर, ये जो ये FIR कटी वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठ के एसी में बैठ के उनके खिलाफ कटी है। इन मजदूरों की बात कर रहे हैं जिनको माँ बहन की गालियाँ मारा जैसा है। बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे कि उसके ऊपर जी मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि मैंने उसी पे बात की कि इसको हम डिस्करेज भी करते हैं, इस रवैये को डिस्करेज भी करते हैं, इसकी मजम्मत भी करते हैं, और अगर आपको इंडिविजुअल ऐसा मौजूद है, आपके पास फुटेज मौजूद है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे। हम अपने तौर के ऊपर ये काम कर सकते हैं और इसको हम यकीनी बनाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि ना ये पार्टी पॉलिसी है, ना हमारा ये इस किस्म का रवैया है, ना हमने अपने कारकुनान को इस किस्म की तरबियत दी है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इस टाइम बड़ा सख्त वक्त जो है वो गुज़र रहा है पाकिस्तान के सहाफ़ियों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, जो शाही फरमाननामा जो है वो नहीं आगे बढ़ा रहा, उसके ऊपर जो है वो बड़ी सख्ती आई हुई है। और बल्कि अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से एक पेड कैंपेन भी लॉन्च की गई है, जिसमें मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि बड़े शौक़ से नारे लिखवाए गए हैं, ना कभी झुके थे ना कभी झुकेंगे, और मुझे मालूम पड़ा है कि उसके अंदर एक ऐसा जो भगोड़ा है और जो अदालती इश्तिहारी है, सज़ा याफ्ता है, आप सरकारी इश्तिहारों के अंदर किसी मौजूदा वज़ीर आज़म की तस्वीर भी नहीं लगा सकते। आप जो है वो इश्तिहारात के अंदर पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, तो वहाँ पर जो है वो सज़ा याफ्ता नवाज़ शरीफ की जो है वो तस्वीरें भी चल रही हैं, अदालती इश्तिहारी भी हैं, तो वो भी नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है उसके ऊपर कोई अदालत के अंदर मुझे लगता है कि शायद पटिशन फ़ाइल हो जाए जिसमें इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।